नमस्कार दोस्तों, मैं सनी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और अद्भुत कहानी के साथ। ये कहानी एक नरभक्षी बाघ के शिकार पर आधारित कहानी है, जिसमें आप कुछ अलौकिक घटनाओं का भी अनुभव करेंगे। इंसान के अंतर्द्वंद और भावनात्मक जटिलताओं को प्रस्तुत करती यह एक भावनात्मक रचना है, जिसका नाम है डेथ डील यानी मौत का सौदा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, तो पेश करता हूँ। दीनू राम बहुत खुश है। खुश क्यों ना हो, उसकी एकलौती संतान, उसके जिगर का टुकड़ा, उसकी बेटी पार्वती का विवाह जो होने वाला है। मध्य प्रदेश के पातालकोट घाटी के जंगली इलाके में बसे एक छोटे से गांव गैलडुब्बा में दीनू राम अपनी बेटी पार्वती के साथ अपनी छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था। गांव के आसपास इतना घना जंगल था कि शाम ढलने के बाद झोपड़ी के जंगले से बाहर झांकने पर ही इंसान की आत्मा थर्रा उठे। पर कुछ दिन से रात गए लगभग 8-9 बजे तक भी इस सोनी सी झोपड़ी में चहल पहल बनी रहती थी। आसपास कुछ और कच्ची झोपड़ियां थी, जिनमें रहने वाली गांव की दूसरी औरतें विवाह के मंगल गीत गाने दीनू राम के घर आती थीं। ढोलक बजती, हल्दी की खुशबू चारों ओर फैल जाती। वीरान जंगल में दूर तक मंगल गीतों की गूंज अपने पैर पसार लेती। सूना जंगल कुछ देर के लिए विवाह गीतों से गुंजायमान हो उठता। अरे सखी रे गाओ हो, ढोलक बाजे रात, गैल डुब्बा गाँव माँ आयो बिहा के बात रे। अरे सखी रे गाओ हो, ढोलक बाजे रात। महिलाओं से घिरी बैठी अपनी बेटी पार्वती को जब दीनू देखता तो सोचता, कितनी जल्दी बड़ी हो गई उसकी नन्ही सी गुड़िया। पार्वती को जन्म देने के बाद दीनू राम की पत्नी चल बसी थी, और तब से दीनू, पार्वती और कुछ बकरियां, बस यही तो थी दीनू की छोटी सी दुनिया। झोपड़ी के द्वार पर विवाहोत्सव की चर्चा करते, गांव के कुछ दूसरे पुरुषों से बात करते हुए अचानक दीनू की दृष्टि अपनी मुस्कुराती हुई बेटी पार्वती के चेहरे पर पड़ी। ढोलक बज रही थी, गीत गाए जा रहे थे। अंधेरे की चादर ने सारे गांव और जंगल को ढक लिया था। लालटेन की रोशनी में पार्वती का मुस्कुराता चेहरा देख दीनू की आंखें भर आईं, मानो समय ठहर गया। और दीनू को याद आई गर्मियों की वो दोपहर, जब जंगल से काटी गई लकड़ियों का गट्ठर वह अपने सर पर लादे जंगल की कच्ची पगडंडी पर चल रहा था। आगे आगे बकरियां चल रही थीं, जिनके गले में बंधी घंटियों की टनटन जंगल की शांति में गूंजती बड़ी मीठी लग रही थी। और सबसे आगे दौड़ी दौड़ी चल रही थी 5 वर्ष की प्यारी सी नन्ही पार्वती। गोरा रंग, पाँव में नन्ही नन्ही पायलों के नूपुरों की रुंझुन। दौड़ते दौड़ते वो रुक जाती और कच्ची पगडंडी के किनारों पर उगी झाड़ियों पर बैठी एक रंग बिरंगी तितली को दोनों हाथ घुटनों पर रख हल्का सा झुककर बड़े गौर से देखने लगी। फिर उसने धीरे धीरे से हाथ बढ़ाया और तितली फुर से उड़ गई। बाबा बाबा कहकर दीनू को पुकारने लगी। दीनू ने हंसकर उसकी ओर देखा तो नन्ही सी पार्वती हाथ उठाकर उसे बता रही थी कि तितली वहां ऊपर फुर से उड़ गई। उसकी इन भोली भोली चेष्टाओं को देख दीनू भावनाओं में डूब जाता और अफसोस करता पार्वती की मां के ये सब ना देख पाने का। एक अकेले पिता के लिए बड़ा मुश्किल होता है एक कन्या को पालना। लगभग 8 बरस का होते ही पार्वती अपने पिता का ऐसे ध्यान रखती थी जैसे एक माँ अपने पुत्र का ध्यान रखती है। दीनू के जंगल से लौटते ही उसे बकरी का गर्म दूध पीने को देती, नन्हे नन्हे हाथों से
छोटी छोटी रोटियां चटनी के साथ बनाकर उसे देती। ये एक पिता और एक बेटी का बहुत सुंदर सा रिश्ता था, जिसमें एक नन्ही सी लड़की न केवल अपने पिता के जीने का एकमात्र उद्देश्य थी, बल्कि अपने पिता के लिए एक माँ जैसी ममता भी संजोए हुई थी। कितना अद्भुत था ना ये संबंध। पर कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है ना, अपने प्राणों से प्यारी बेटी को एक दिन घर से विदा होते देखना। जिसके लिए खून को पसीना बनाकर बहा दिया हो, उसे ऐसे अनजान अजनबी लोगों को सौंप देना, जिनके विषय में हम ठीक से कुछ भी नहीं जानते। पता नहीं वो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जुए को एक सामाजिक बुराई समझा जाता है, पर वास्तव में जीवन स्वयं हर एक कदम पर एक जुआ है। जीवन भी शायद स्वयं एक बुराई है, सजा है, दंड है, अपराध है। पर जंगल का जीवन उतना सरल नहीं होता जितना हमें लगता है। जंगल का सन्नाटा दिल चीर देता है, और जब वह शोर मचाता है तो आत्मा विदीर्ण हो उठती है। एक एक कदम यहाँ फूक फूक कर रखना पड़ता है, जाने कब किसी विषैले नाग पर आपका कदम पड़ जाए। सांप की एक तीव्र प्रतिक्रिया और जीवन लीला समाप्त। दूर दूर तक कोई मदद नहीं, कोई चिकित्सा नहीं, कोई अस्पताल नहीं। आज भी हमारे देश में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा असहाय जीवन जीने पर विवश है, जहां प्राथमिक आवश्यकताएं तक तो उपलब्ध नहीं है। सब सत्ता लोलुपों को सत्ता चाहिए, लेकिन प्रजा के लिए नहीं, केवल निजी स्वार्थ और अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए। आखिर किसे फिक्र है जंगल में मौत के मुहाने पर जी रहे इन अति असाधारण लोगों की? इनके तो गांव तक गूगल मैप पर नहीं दिखाई देते। शायद व्यवस्था ने यह मान लिया है कि जो गूगल के दायरे में समाती है वही दुनिया है। उससे बाहर जो है वो बस कीड़े मकोड़ों की बस्तियां हैं। उस रात जब गांव की औरतें मंगल गीत गाकर अपने अपने घरों को लौट गईं, दीनू ने पार्वती को कहा कि अब वो बाहर न जाए, जो भी काम है उसे सुबह कर ले। दीनू उस दिन बहुत थक गया था। चारपाई पर अपनी झोपड़ी में लेटा बीड़ी पीते पीते जाने कब वो सो गया। पार्वती ने देखा कि बाबा सो गए हैं। उसने घर में बिखरे सामान को अपने अपने स्थान पर रखा। कुछ झूठे बर्तन थे जिन्हें उठाकर वह झोपड़ी के बाहर धोने चली गई। रात के लगभग 9:30 बजे थे। अंधेरे की चादर ने पूरे जंगल को ढक लिया था। रात के परिंदे कहीं कहीं से कूकते थे। आसमान स्पष्ट था। तारे टिमटिमा रहे थे। लालटेन अपने पास रख पार्वती बर्तन मांजने लगी। सुबह हुई। पक्षियों के कलरव गान के साथ ही दीनू की नींद खुल गई। जंगली मुर्गा बांग दे रहा था। गोरैया चिचिया रही थी। हल्का हल्का अंधेरा अब भी वातावरण पर काबिज था। दीनू की नजर पार्वती की चारपाई पर पड़ी। बिस्तर पर कोई सिलवट नहीं थी, मानो कोई बिस्तर पर बैठा तक न हो। किसी आशंका से दीनू झट से उठा और झोपड़ी के बाहर गया। कुछ गिलास रखे थे जिन पर साबुन के दाग लगकर सूख चुके थे। कुछ कटोरियां थी जो धुल चुकी थीं। पर जो सबसे डराने वाली चीज थी वो टूटी हुई लालटेन, जिसके टूटे फ्रेम के कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे और गोबर से लिपी जमीन पर उससे रिश्ते तेल के दाग पड़ गए थे। यह दृश्य देखकर दीनू सिहर उठा। पार्वती, पार्वती, मेरी गुड़िया! चिल्लाता हुआ वह जंगल के अंदर तक नंगे पांव ही दौड़ गया। लगभग 500 मीटर जंगल के अंदर आने पर उसे पार्वती की एक पाजेब मिली। कुछ दूर झाड़ी में उसकी साड़ी उलझी पड़ी थी। आंखों में आंसू लिए पार्वती, पार्वती करता वह कांपते कदमों से धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। पर अब जो वो देखने वाला था, वो दृश्य शायद आने वाले जन्मों तक उसके अवचेतन मन पर छप जाएगा। क्योंकि बहुत दर्दनाक होता है किसी अपने सबसे प्रियजन का किसी बाघ द्वारा अधखाया शरीर देखना। पार्वती के बाल खुले और बिखरे थे। खून में सराबोर। गर्दन तोड़ दी गई थी
और गले पर बड़े बड़े गड्ढे थे जिनमें बाघ ने अपने दांत गड़ाए थे। कंधे से लेकर कूल्हे तक उसका आधा शरीर बाघ ने खा लिया था। पसलियां आधी टूट गई थीं, जिन्हें देखकर साफ पता चलता था कि उन्हें बाघ ने अपने शक्तिशाली जबड़ों से चबाया है। दीनू ये सब देखकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। बाघ के द्वारा किए गए शिकार का इस तरह अकेले पीछा करना किसी भी तरह समझदारी नहीं होता। समझदारी इसी में थी कि जब उसे पार्वती की पायल मिली, उसी समय वापस गांव की ओर लौट जाता और गांव से कुछ और लोगों को साथ लाता। पर जो उस पर गुजर रही थी, उसमें बुद्धि, समझदारी, इनके लिए स्थान ही कहाँ रहता है। और अब जीना भी किसके लिए था? बकरियों के लिए। तभी एक उड़ती तितली उसे नजर आई और उसे याद आई गर्मियों की वही दोपहर, जब लकड़ियों का गट्ठर सर पर उठाए वह जंगल से लौट रहा था। आगे आगे बकरियां चल रही थीं और सबसे आगे 5 वर्ष की नन्ही सी पार्वती, जो एक तितली को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और तितली फुर से उड़ गई। बाबा बाबा कहते ऊपर हाथ उठाकर वह इशारा करके बता रही थी कि बाबा, तितली वहां उड़ गई। दीनू की आंख से डब डब गर्म खारे आंसू गिरने लगे। वह घुटनों के बल वहीं बैठ दहाड़े मार मार कर रोने लगा। पर बाघ, बाघ वहीं पास की झाड़ियों में छुपा बैठा था। वह झाड़ियों से छलांग मारकर निकला और एक ही झटके में उसने दीनू की गर्दन तोड़कर उसे भी वहीं ढेर कर दिया। 6 बरस का भोला अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। उस दिन आसमान में बादल छाए थे। शाम के कोई 4:30 बजे होंगे। पास के गांव से ही सावित्री और उसका पति अपने बेटे भोला के साथ घर लौट रहे थे। वो दरअसल भोला के मामा की शादी से वापस आ रहे थे। कुछ दिन से वहीं रह रहे थे। हंसते हंसाते भविष्य की मधुर कल्पना करते वो अपने से कुछ कदम आगे चलते भोला को देखकर वात्सल्य में सराबोर हो रहे थे। एक जंगली फूल लिए भोला आगे आगे चल रहा था। वह कभी दौड़ता, इठलाता, कभी अचानक रुक जाता और पीछे मुड़कर देखता कि माँ बाबा कितनी दूर रह गए हैं। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते, भोला अचानक फिर दौड़ लगाता और हंसता खिलखिलाता हुआ आगे बढ़ जाता, मानो वह अपने माता पिता को स्वयं को पकड़ने के लिए चुनौती दे रहा हो। भोला की मां ने सर पर एक गठरी उठाई हुई थी, जिसमें उन्हें विवाह से मिले कुछ नए कपड़े थे। एक पोटली थी जिसमें कुछ रोटियां, गुड़ और प्याज रखे थे। भोला के पिता के हाथ में एक बड़ा थैला था, जिसमें विवाह के लड्डू और जलेबियां भरपूर थीं। सुरक्षा के नाम पर एक लाठी भी उसके हाथ में थी, जो इतने भयानक जंगल में सिवाय एक मानसिक सहारे के और किसी काम की नहीं थी। दोनों पति पत्नी की खिलखिलाहट उस समय अचानक स्तब्ध हो गई, जब पतली सी पगडंडी के बाईं ओर की झाड़ी से एक गुर्राहट सुनाई पड़ी। मारे डर के उन दोनों की सांसें अटक गईं। हरी हरी नसों के जाल में दौड़ता लाल लाल रक्त मानो जम गया। जंगल में अचानक मानो सन्नाटा छा गया। तभी गूंजी एक रीढ़ की हड्डी में सिरन पैदा कर देने वाली एक बाघ की प्रबल दहाड़। आगे आगे चलता भोला अचानक रुक गया और मामा कहता हुआ विपरीत दिशा में अपने माँ बाप की तरफ दौड़ पड़ा। सावित्री के मुंह से चीख निकल पड़ी, भोला! और तभी भोला के उन तक पहुंचने से पहले ही बाघ बाईं ओर की झाड़ी से भोला पर झपट पड़ा और भोला को नीचे गिरा दिया। वो एक बहुत भारी भरकम बाघ था, लंबा तगड़ा। यह दृश्य देखते ही सावित्री वहीं बेहोश हो गई। सर पर रखी गठरी से निकलकर कपड़े, रोटी, प्याज, गुड़ सब जंगल में बिखरे सूखे चरमराए पत्तों पर बिखर गया। दूर खड़ा सावित्री का पति अब भी हिम्मत थामे खड़ा था और लाठी को जमीन पर पटक पटक कर बाघ को डराने की कोशिश कर रहा था। पर बाघ बाघ भोला की छाती पर अपना पंजा रखकर खड़ा हो गया था और एक टक उसकी आंखों में घूरने लगा। मारे डर के
नन्हे से भोला का हलक सूख गया था। वह इतना डर गया था कि आवाज तक उसके गले से नहीं निकल रही थी। वह डर से पीला पड़ गया था और उसने अपने कपड़े गीले कर दिए थे। बाघ ने उसके पिता की आंखों में देखते हुए ही भोला के सर और गर्दन को अपने जबड़ों से पकड़ा। टक करके एक छोटी सी कमजोर सी आवाज आई। भोला की गर्दन को उसने तोड़ दिया, जिसके साथ ही भोला की सिसकियां बंद हो गई। ये देखकर उसके अंदर का बेबस बाप बेकाबू और व्याकुल हो उठा। वह अपनी लाठी के साथ बाघ की ओर चीखते हुए दौड़ पड़ा। पर बाघ बाघ होता है। 250-300 किलो का भारी शरीर, 8-10 फीट की लंबाई, जमीन से 3.5-4 फीट ऊंचा, 4-4 इंच लंबे नुकीले फाड़ देने वाले दांत, 3-3 इंच लंबे खंजर से भी तेज नाखून जो पेड़ के तने तक को चीर देते हैं। एक लाठी के बल पर 5.5-6 फीट का 70-75 किलो वजनी मनुष्य क्या उससे जीत सकता है? बाघ ने एक ही छलांग लगाई और अपना पंजा सीधे उसके सर पर दे मारा। खोपड़ी आगे से खुल चुकी थी और खोपड़ी का ढक्कन टूटकर सर की खाल और बालों सहित उखड़कर दूर जा गिरा था। सर पर रखा उसका मस्तिष्क साफ देखा जा सकता था। बाघ उसके ऊपर आ चुका था और अपने पंजों से उसने चीर फाड़ करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। बाघ वापस मुड़ा और एक कठपुतली की तरह उसने भोला के शव को जबड़ों में दबाया और बाईं ओर की झाड़ियों में छलांग मारता उसकी लाश को उठाकर बहुत दूर ले गया। यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि एक बाघ एक बार में औसतन 20 से 25 किलो मांस ग्रहण करता है। उसने भोला के पिता को मार दिया, जो उसका पेट भर सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया और भोला की लाश को उठाकर ले गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाघ मांस की मात्रा को नहीं, बल्कि उस शिकार को प्राथमिकता देता है जिसे उसने पहले चुना होता है। अपने चुने हुए शिकार को, जिसे वह लक्ष्य समझकर घात लगाता है, उसे वह कभी नहीं छोड़ता। लगभग 15 मिनट बाद जब सावित्री को होश आया, उसने अपने पति की कटी फटी लाश देखी, भोला को गायब पाया। मात्र 3 मिनट के अंदर वह बाघ उसके जीवन को वीरान और निरर्थक बनाकर चला गया था। भविष्य की सारी कल्पनाएं धूल धूसर हो चुकी थी, जिसमें अब केवल एक सूनी झोंपड़ी थी, अंधेरा, अवसाद और कुछ भयानक स्मृतियां। वो जब बेसुध गांव अकेले लौटी तो गांव वालों में डर फैल गया। जो कुछ सावित्री ने बताया, उसे सुनकर गांव वालों का रक्त मानो बर्फ में बदल गया। वन विभाग को सूचित किया गया। सावित्री के पति के शव को लाने के लिए जब टीम वहां पहुंची, तो पता चला कि प्रशासन ने जागने में इतना विलंब कर दिया था कि उसी दिन कुछ देर बाद आकर बाघ उसके पति के शव को भी उठाकर ले गया था। उन्हें मिले केवल कुछ बिखरे हुए लड्डू, रोटियां, प्याज, कुछ कपड़े और खोपड़ी का वो टूटा हुआ ढक्कन। इस घटना के लगभग 15 दिन बाद सावित्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। क्या इतना आसान होता है इतनी डरावनी यादों के साथ जी पाना? आप खुद ही सोचिए, ये 15 दिन उसने किस तरह, किस दर्द में गुजारे होंगे। ये घटनाएं सुनाते हुए भीमा फफक फफक कर रो पड़ा। भीमा मध्य प्रदेश की पातालकोट घाटी में बसे इसी गैलडुब्बा गांव का रहने वाला, हट्टा कट्टा, सांवले रंग का, ऊंची कदकाठी वाला, मजबूत देहाती आदमी था। घुटनों से ऊंची लुंगी, गहरे भूरे रंग की बनियान, सर और दाढ़ी में कुछ कुछ सफेद बाल। यहां दिल्ली में मजदूरी करने आता था और कुछ महीने बाद कुछ दिन के लिए गांव चला जाता था। उसके गांव में आज भी बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मोबाइल के नेटवर्क कुछ सेकंड या मिनटों के लिए कैच हो पाते थे।
रोशनी के लिए आज भी वहां लालटेन का इस्तेमाल होता था। आधुनिक युग से आज भी यह हिस्सा कटा हुआ था। गांव के चारों ओर थे साल के जंगल, सागौन और बांस के भरपूर पेड़, और इतना घना जंगल कि वहां दिन दहाड़े भी अंधेरे का एहसास बना रहता था। भीमा लगभग 40-42 साल का एक अधेड़ उम्र आदमी था। उसे रोता देख नौजवान अर्जुन का मन भी भर आया। उसने भीमा के कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना दी। दरअसल दृश्य बदल चुका था। अभी कुछ घंटे पहले अर्जुन रो रहा था, और शहर के इस वीरान हिस्से में, जहां दूर तक कीकर के पेड़ और चौड़े रेतीले मैदान फैले थे, सुनसान रेलवे ट्रैक के किनारे बैठ अर्जुन रो रहा था, और भीमा उसे अपने देहाती भाषा में सांत्वना दे रहा था। अभी कुछ ही घंटे पहले, जब ढलता सूरज गगन के चौड़े मस्तक पर एक नारंगी बिंदिया की तरह चिपका था, जीवन से हार चुका अर्जुन दोनों बाहें फैलाए रेल की पटरी के बीचों बीच खड़ा था। उसने पलकें मूंद ली थी और सर आसमान की ओर उठा लिया था। हल्के कोहरे की चादर धीरे धीरे इस सारे दृश्य पर छाने लगी थी। दूर रेल की सीटी की गूंज धीरे धीरे उसके नजदीक आने लगी थी। उसने अपने जूतों में महसूस की कंपन। पटरी पर बिछे रोड़े पत्थर कांपने लगे थे। ट्रेन की धड़धड़ाहट को वो महसूस कर रहा था अपनी छाती में, और वो बस इंतजार कर रहा था कि ट्रेन बस आकर टकरा जाए उससे जल्द से जल्द। ये मृत्यु से ठीक पहले के क्षण थे, जो किसी की भी आत्मा को दहला देते हैं। इस भय से बस वो जल्दी से मुक्त होकर मृत्यु के आलिंगन में जाना चाहता था। पर ट्रेन, जिसकी गति की उपमाएं दी जाती हैं, अर्जुन को लग रहा था जैसे आज वो पटरियों पर दौड़ नहीं रही, बल्कि रेंग रही है। समय मानो अपनी गति से बहुत धीमा हो गया था। फिर उसने महसूस किया कि उसके जूते और ट्रैक पर बिछे पत्थरों में कंपन बढ़ती जा रही है। ट्रेन की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई है, और अब बस उससे कुछ गज की दूरी पर है ट्रेन। तभी धड़ाक से एक भारी चीज उसके बाईं ओर से उसकी पसलियों में टकराई, और अब वह जमीन पर पड़ा था। उसे लगा कि ट्रेन अपना काम कर गई है, और जो जमीन पर पड़ा है वो शायद उसकी आत्मा है। ट्रेन के धक्के ने जिसे उसके जिस्म से निकालकर बाहर कर दिया है। उसकी आंखें अब भी बंद थीं। उसे कोई होश नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि कोई अपने हाथों से उसके चेहरे को थपथपा रहा है। फिर उसे कुछ शब्द सुनाई दिए। काय हो गयो तुमका? पागल वागल हो गया का? यो के करने जात रहे तुम? यह आदमी भीमा था। उसने अर्जुन को उठाया और पटरी से दूर ले गया, जहां रेलवे के कुछ खंभे पड़े थे। वहां जाकर दोनों बैठ गए। भीमा ने अर्जुन की सारी तकलीफ सुनी और उसे खूब समझाया, और अपने गांव में फैले बाघ के आतंक की करुण कथा सुनाई कि किस तरह उस बाघ ने गांव के कई हंसते खेलते घरों को उजाड़ दिया है। जिसे सुनाते सुनाते भीमा रो पड़ा था। खुद भीमा अपनी पत्नी और बच्चे को खो चुका है। भीमा ने बताया कि उस बाघ की क्रूरता से डरकर सरकार द्वारा भेजे गए शिकारी तक असफल होकर वापस लौट गए हैं। कोई भी इस खतरे में हाथ नहीं डालना चाहता, खासतौर से उस घटना के बाद, जब वहां के एक लोकल शिकारी लच्छू को, जिसे कोई विकल्प न मिलने के बाद सरकार ने हायर किया था, बाघ ने चकमा देकर मार गिराया। इससे पता चलता था कि वो बाघ न केवल ताकतवर और क्रूर है, बल्कि एक चालाक और बेजोड़ शिकारी भी है। अर्जुन ने भीमा के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी, और उसके प्रस्ताव, या यूं कहें कि डेथ डील को स्वीकार कर लिया। पर आखिर क्या थी यह डेथ डील? दरअसल भीमा ने अर्जुन की कहानी सुनने के बाद उसे समझाते हुए कहा, जीवन इतनो सस्तो नहीं होए बाबू। अगर गंवाए के ही है तो कौनों के काम आओ।
ये बात अर्जुन के दिल पर जा लगी। भीमा ने अर्जुन को समझाया कि अगर उसे आत्महत्या ही करनी है तो वो उसे नहीं रोकेगा, पर खुद को एक मौका दे, इस बाघ का सामना करे। अगर उसने बाघ को मार दिया तो शायद उसे जीने की एक राह मिल जाए, जीवन को देखने का उसका दृष्टिकोण ही बदल जाए। और अगर बाघ ने उसको मार दिया तो आत्महत्या की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने से ये दोगला समाज उसे कम से कम कायर तो नहीं कहेगा, एक ऐसा इंसान तो नहीं कहेगा जो जीवन से डरकर भाग गया। आत्महत्या का पाप भी उसे नहीं लगेगा और दुनिया उसे एक शहीद जैसा दर्जा देगी। मारा गया तो शहीद, जीत गया तो गाजी। अर्जुन ने इस पर कुछ देर सोच विचार किया और इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसकी रगों में भी कहीं ना कहीं एक शिकारी का खून था। जी हां, अर्जुन का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था। उसके परदादा दीनदयाल, जिनका जन्म लगभग सन 1912 के आसपास हुआ होगा, दीनदयाल एक लोकल शिकारी थे जिन्होंने कई नरभक्षी बाघों को मौत के घाट उतारा था। वो ब्रिटिश कालीन भारत में एक अंग्रेज सेनाधिकारी के यहाँ काम करते थे। उस समय वो लगभग 20-21 साल के रहे होंगे जब ये अधिकारी रिटायर हो गए और वापस लंदन जाने लगे। तो दीनदयाल की सेवा शुश्रूषा और उनकी ईमानदारी से खुश होकर वो उन्हें कुछ रुपए पैसे, अपना एक गरम अंग्रेजी कोट और एक राइफल उपहार स्वरूप देकर गए थे। बस इस तोहफे में मिली राइफल ने ही उनके अंदर छिपे एक कुशल शिकारी को जगा दिया था। शिकारी शायद उनके अंदर था, पर साधन उनके पास नहीं था। पर कहते हैं ना, जीवन आपको जहां ले जाना चाहता है उस दिशा के लिए समय खुद रास्ता बना देता है। अर्जुन के पिता ने आज भी ये राइफल घर के स्टोर रूम में एक बड़े से बक्से के अंदर छिपा कर रखी थी। हर दशहरे पर शस्त्र पूजा के समय वो इसे निकालते थे और इसकी सफाई करते थे। इस बंदूक की 12 गोलियां भी उन्होंने गिनकर और बहुत संभाल कर रखी हुई थी, और ये राइफल आज भी चालू हालत में थी। अर्जुन खुद अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में एनसीसी में रह चुका था। बंदूक चलाने का अनुभव उसे था, बस निशाना लगाने का कुछ अभ्यास करना था उसे। उसने भीमा को गले लगाया और उससे 1 महीने का समय मांगा। भीमा भी ये बात जानता था कि बाघ को मारना चिड़िया मारने जैसा आसान काम नहीं है। उसके लिए एक योजना बनानी पड़ती है, एक रणनीति तैयार होती है। कई कई रातें वीरान डरावने ऊंघते जंगलों में मचानों पर बितानी पड़ती है। बाघ के व्यवहार को समझना, उसके पंजों का अध्ययन करना, काफी समय चाहिए इसके लिए। और अर्जुन, वो तो केवल 1 महीना ही मांग रहा था। भीमा ने अर्जुन को गैल डुब्बा जाने का पूरा रास्ता समझा दिया था और उसे कहा कि वह खुद कल ही गैल डुब्बा जा रहा है और अर्जुन को 1 महीने बाद गांव में ही मिलेगा। पर अर्जुन के सामने समस्या ये थी कि बक्से की चाबी पिताजी किसी को नहीं देते। आखिर वो बंदूक चुराए तो कैसे? इस पर भीमा ने उसे समझाया कि वो बंदूक की चिंता ना करे, बंदूक वो उसे मुहैया करा देगा। और इस तरह जीवन की त्रासदी भुगत रहे ये दोनों लोग एक नया उद्देश्य लेकर अपनी अपनी राह को हो लिए। उधर गैल डुब्बा गांव में हालात बिगड़ते जा रहे थे, इतने ज्यादा कि लोगों ने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। बच्चे अब अपने घरों में ही खेलते थे। शाम के 6 बजते ही गांव शांत हो जाता था और इंसानी बस्तियों पर जंगल का गहरा सन्नाटा काबिज हो जाता था। हालात ये थे कि रात के समय लोग टॉयलेट के लिए भी बाहर नहीं निकलते थे। अपनी कच्ची झोपड़ियों के अंदर ही उन्होंने एक कोना ऐसा बना लिया था जहां उन्होंने गड्ढा खोद लिया था और पर्दे लगा लिए थे। रात के समय
मल मूत्र विसर्जित करने के लिए वो इसी का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि इंसानों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था और उस आदमखोर बाघ को इंसानी मांस मिलना बंद हो गया था, तो भूख के चलते वो गांव वालों के मवेशियों को मारने लगा था। आखिर भूखे पेट की आग तो बुझानी ही पड़ेगी ना। खुद मनुष्य भी भूखा होने पर सूखी रोटी तक चाव से खा लेता है। फिर ये तो एक जानवर था, वो भी ऐसा जानवर, भूख और शिकार जिसका स्वभाव है और जो भूखा होने पर अपने शावकों तक को मार डालता है। लोकल शिकारी लच्छू के मारे जाने के बाद गांव वालों ने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। वन विभाग ने इस बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे और शिकंजे भी लगाए, पर यह बाघ कभी भी उनके झांसे में नहीं आया। मानो वह इंसान के सारे तौर तरीके और चालबाजियां सीख कर आया हो। इंसानी सोच से वह हमेशा 2 कदम आगे ही रहा। गांव वाले जैसे अब बस एक चमत्कार के भरोसे जी रहे थे, जैसे कोई मसीहा आएगा और उन्हें हर दिन मार डालने वाले इस डर से मुक्त कर देगा। उधर दूसरी तरफ अर्जुन अपने कमरे में ही कैद रहता। उसका परिवार बड़ा था, माँ बाप, 2 शादीशुदा बड़े भाई जिनकी पत्नियां और 2 बच्चे, एक बहन जिसकी शादी हो गई थी। घर वालों से उसकी बनती नहीं थी। वजह थी उसकी बेरोजगारी और कुसुम से उसका टूटा हुआ संबंध। कई सरकारी नौकरियों की उसने परीक्षा भी दी थी, पढ़ने में भी होशियार था, पर कहीं भी सफलता हाथ नहीं लगी। घर वाले चाहते थे कि वह जल्द से जल्द कोई नौकरी पकड़ ले, पर वो खुद को थोड़ा और समय देना चाहता था। फिर उसकी सोच भी बड़ी कलात्मक थी। फिल्म मेकिंग, लेखन, काव्य, साहित्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, वो कला को ही जीने का माध्यम बनाना चाहता था। पर कलाकार के लिए कला कितनी जरूरी चीज होती है, मध्यम वर्गीय परिवारों में इसकी सदा अनदेखी की जाती है। कला कलाकार के व्यक्तित्व का हिस्सा ही नहीं होती, बल्कि वो सीधे सीधे उसकी आत्मा से जुड़ी होती है। बल्कि यह कहना सही होगा कि कलाकार की आत्मा बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होती है। कई बार परिवार, समाज ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि हर इंसान नौकरी के लिए नहीं बना होता और सबके नसीब में कुर्सी नहीं होती। नौकरी दरअसल है क्या? एक ऐसी व्यवस्था को संभालना जो इंसान ने बनाई है और जो पहले से इस दुनिया में विद्यमान है। उसे संभालने की क्षमता को आप योग्यता कह सकते हैं, पर कला, कला का अर्थ है सृजन, रचना, उस चीज का निर्माण करना जो अब से पहले इस दुनिया में थी ही नहीं। जैसे कोई नई तस्वीर, कोई नया गीत, कोई नया संगीत। सृजन ईश्वरीय गुण है। जैसे ईश्वर ने इस संसार का सृजन किया, उसने दुनिया बनाई कि मनुष्य यहाँ आए, एक आयु बिताए, इसे महसूस करे, मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं का अनुभव करे, जिए और जीने दे। एक पर्यटक की तरह यहाँ आए, घूमे फिरे और बिना किसी बंधन में बंधे या खुद को इस दुनिया का ठेकेदार समझे, ससम्मान वापस लौट जाए। लेकिन अब जब इंसान यहाँ जन्म लेकर आता है तो पाता है यहाँ तो एक पूरी व्यवस्था थोप दी गई है। पहले स्कूल, कॉलेज, नौकरी, शादी, बच्चे, फिर उनकी शादी, फिर अस्पताल का वेंटिलेटर, मोटा बिल और फिर मौत। और अगर आप इस व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते या चल नहीं पाते तो आप इस संसार के लायक ही नहीं हैं। पर सच्चाई यह है कि कई बार यह संसार उस इंसान के लायक नहीं होता जिसे यह संसार नालायक समझता है। जिसकी आत्मा में स्वच्छंदता का वास्तविक और जन्मजात गुण है, वो इंसान वाकई इस सामाजिक व्यवस्था में नहीं जी सकता, जहां हर कोई किसी ना किसी की गुलामी कर रहा है, तलवे चाट रहा है और सब एक दूसरे को ऐसा दिखाने में लगे हैं जैसे वही सर्वश्रेष्ठ और सबसे ताकतवर हैं। हर ऑफिस में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद को दफ्तर का सर्वे सर्वा समझता है।
उसे लगता है कि वो ही अकेला दफ्तर की सारी भेड़ों को हाँक रहा है। और वाकई दफ्तर की ज्यादातर भेड़ें उसके आगे नतमस्तक रहती हैं और उसके तलवे चाटती हैं, क्योंकि वो खुद दफ्तर के शीर्षस्थ अधिकारी के तलवे बड़े सलीके से चाट रहा होता है। उस व्यक्ति के घर वालों से पूछा जाए कि क्या ये चापलूसी सही है, तो वो बड़े गर्व से कहेंगे, ये चापलूसी थोड़े ना है, उसने दफ्तर में अपनी जगह बनाई है। उनकी नजरों में ये चाटुकारिता मानसिक गुलामी नहीं, बल्कि वर्तमान की बदसूरत दुनिया में जीने की कला है। देखा, ये दोगला समाज कला और चमचागिरी का फर्क तक नहीं समझता। और उसी चाटुकार कलाकार के हाथ में ब्रश और कलम थमा दी जाए तो वो एक सीधी रेखा तक नहीं खींच सकता, अपने मन की भावना पर दो शब्द तक नहीं लिख पाएगा। यह है आपकी दो कोड़े की सफलता और पढ़ाई, जहां आप अपने अंतर्मन और अपनी भावनाओं तक का विश्लेषण स्वयं नहीं कर सकते। और थू है उस सोच पर जो चाटुकारिता और मानसिक गुलामी को जीने की कला समझती है। यह कला नहीं, महज तुम्हारा एक मानसिक हथियार है, जिसका उपयोग तुम अपने निजी स्वार्थ और दूसरों को ताकतवर दिखाने के लिए करते हो। खैर, जाने दीजिए, कहानी विषय से थोड़ी भटक गई। अर्जुन पूरा पूरा दिन अपने कमरे में कैद रहता था। अब वो जिस परीक्षा की तैयारी में लगा था, वो उसकी जिंदगी और मौत का परिणाम लेकर आने वाली थी। वो यही मानकर चल रहा था कि कभी भी उसकी मौत की ट्रेन जिंदगी के स्टेशन पर उसे लेने आ सकती है। और उस ट्रेन की दूर से आती सीटी की गूंज वो अभी से सुन रहा है। एक ट्रेन थी जिससे उसे भीमा ने बचा लिया था। ये दूसरी ट्रेन शायद उसे मौका ना दे। साल और सागौन से भरे सतपुड़ा के जंगल, उसकी मौत का स्थान बड़ा अद्भुत है, और उसका हत्यारा बहुत असाधारण और खास है, क्रूर भी। अर्जुन बाघों के व्यवहार से संबंधित कई किताबें लाया। उसने इंटरनेट पर कई आर्टिकल्स पढ़े, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, पर उसे सिर्फ उनका व्यवहार नहीं समझना था। असली मकसद था बाघ को मारना, जिसके लिए उसने जिम कॉर्बेट और केनेथ एंडरसन की खूब किताबें पढ़ी। ये सब पढ़ने के बाद उसे ये अंदाजा तो हो गया था कि बाघ कितना खतरनाक और चालाक हो सकता है, और उसके स्वभाव के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन दोनों ही शिकारी लेखकों का सामना कई ऐसे बाघ और तेंदुओं से हुआ था जो अपने प्राकृतिक स्वभाव से बिल्कुल हटकर व्यवहार करते थे। उसने कुछ दिन अध्ययन किया कि बाघ के पंजों के निशान देखकर जिम कॉर्बेट उसके नर या मादा होने का और उसकी कद काठी का पता कैसे लगा लेते थे, क्योंकि यही चीज अर्जुन के बहुत काम आने वाली थी। उनकी शिकार कथाओं के अध्ययन से वो ये समझ गया था कि पंजों के निशानों की एक बाघ के शिकार में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो कई बार सोचता कि कितना अच्छा होता अगर इंसान अतीत की यात्रा कर सकता। अतीत में जाकर वो अपने परदादा से कितना कुछ सीख सकता था। आजकल वो अपने परदादा को बहुत याद करता था। काश वो होते तो उसे कितना कुछ सिखा सकते थे। उसने कभी उनको देखा नहीं था, ना ही उस जमाने में लोगों के पास इतनी तकनीक तकनीक थी कि उनकी कोई तस्वीर उसके पास होती। जब वो केनेथ एंडरसन की कहानियां पढ़ता तो उसे अपने परदादा की कल्पना करता कि वो भी कई कई रात इसी तरह मचानों पर बैठ किसी बाघ की प्रतीक्षा करते होंगे। काश वो कभी उनसे मिल पाता। पर अब ये लड़ाई उसे खुद लड़नी थी। वो सिर्फ एक अतीत था जो बीत चुका है। सारा सारा दिन अध्ययन करते वह थक जाता, बीच बीच में कुछ देर सो लेता, फिर उठता, फिर अध्ययन करता, और रात 10 बजे का अलार्म लगाकर फिर सो जाता। 10 बजे अलार्म बजता, वह फिर उठता, कुछ खाता और अपने काम पर लग जाता। दिन में वह घर से गायब रहता और शहर के उसी इलाके में जाता जहां उस दिन रेल की पटरी पर आत्महत्या करने गया था, क्योंकि यह एक वीरान इलाका था। दूर दूर तक कोई नहीं होता था,
कीकर के पेड़ों से भरा एक हरा भरा क्षेत्र था। वहां वो किसी भी पेड़ पर चढ़ जाता और उस पर घंटों एक ही मुद्रा में बैठा रहता। शरीर अकड़ जाता पर वो हिलता नहीं था, क्योंकि जिम कॉर्बेट की कहानियों में उसने पढ़ा था कि कैसे रात के अंधेरे में भी एक बाघ धीमी से धीमी आवाज और हरकत को पकड़ लेता है। इस एक महीने के अंदर अंदर उसने अपने डीएनए में छिपे एक शिकारी को काफी हद तक निखार लिया था। वो दिन भी आया जब गैल डुब्बा गांव के लिए रवाना होने में बस एक रात का फासला रह गया था। आज उसने खाना जल्दी खा लिया था और कुछ देर के लिए सो गया था, पर आज उसे 10 बजे वाले अलार्म ने नहीं बल्कि एक फोन कॉल ने जगाया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। अर्जुन ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर से भीमा की आवाज आई। कैसे हो बाबू? मैं भीमा बोलत हैं। गैल डुब्बा जावे के कब निकलत हो? अर्जुन ने कहा, हाँ भीमा, कल सुबह 11 बजे की ट्रेन है, उसी से आ रहा हूँ। पातालकोट एक्सप्रेस है, परसों शाम तक पहुंच जाऊंगा। इसी बीच अर्जुन को याद आया कि कम से कम उसे ये तो पता होना चाहिए कि भीमा उसे कौन सी बंदूक देने वाला है, वो चालू हालत में है भी क्या नहीं, और क्या वो शिकार के लिए ठीक रहेगी। और तब भीमा ने कहा कि वो ज्यादा तो नहीं जानता, पर बंदूक चालू हालत में है। कुछ महीने पहले ही जब गांव में जंगली सूरों का झुंड घुस आया था तो उन्हें भगाने के लिए उसी बंदूक से गांव वालों ने फायर किया था। उसके परदादा एक क्रांतिकारी समूह का हिस्सा थे। ब्रिटिश काल में इस समूह ने कुछ अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया था और उनकी राइफल्स लूट ली थी। तब से वो राइफल भीमा के पास है। उसकी एक तस्वीर भी उसने अर्जुन को भेजी। जब अर्जुन ने उस बंदूक का विवरण इंटरनेट पर निकाला तो पता चला कि यह एक ली मैटफोर्ड राइफल थी, जो 500 से 800 मीटर तक आसानी से मार कर सकती है। भीमा से उसने पूछा था कि उसके पास कितनी गोलियां हैं। तब उसने बताया था कि 8 गोलियां उसके पास हैं। अर्जुन ने उसे कहा कि गोलियां बचा कर रखे और अब कोई फायर ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए। भीमा भी इस बात की गंभीरता को समझता था। उसने अर्जुन से कहा कि वो चिंता ना करे, इस बात की गंभीरता को वो बखूबी समझता है। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने पाया कि वातावरण अचानक भावनात्मक रूप से बहुत भारी हो गया है। आज उसे गैल डुब्बा के लिए निकलना है। बाहर से पिताजी की आवाज आ रही थी, निकम्मा पड़ा पड़ा बस खाता है और सोता है। पर आज उसे चिड़चिड़ाहट नहीं हुई। वो लेटा लेटा मुस्कुराया, जैसे मन ही मन कह रहा हो, कह लो पिताजी, शायद इसके बाद आपको मुझे कोसने का मौका फिर कभी ना मिले। उसने घर वालों को बोल दिया था कि वह एमपी जा रहा है, लेकिन नौकरी के सिलसिले में। एक दोस्त रहता है वहां जो रेलवे में किसी अच्छे पद पर कार्यरत है। वो किसी के जरिए उसे कहीं ना कहीं फिट करा देगा, कुछ दिन वहीं रहेगा। पर सच्चाई सच्चाई तो केवल वही जानता था, और उसका राजदार था भीमा। उस दिन अर्जुन भाई के बच्चों को मार्केट ले गया। किसी को चॉकलेट दिलाई, किसी को पिज्जा। जब घर लौटा तो भाभी ने तंज कसते हुए कहा, आज बड़ा प्यार आ रहा है। बाकी दिन तो इनके शोर मचाने पर बड़ा भी लग जाते थे, और इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? अभी नौकरी लगी नहीं है, फिर बाद में हमें ही मनी ऑर्डर भेजना पड़ेगा। तभी बड़ी भाभी बोली, मनी ऑर्डर की क्या जरूरत है? इनकी तो एक आवाज निकलेगी और पेटीएम हो जाएगा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगा। उसने अलमारी खोली और अपने कपड़े निकालने लगा। कपड़ों की एक तह अचानक लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी और उनके नीचे से निकली एक सफेद कमीज। अर्जुन ने उसे उठाया, दोनों कंधों से उसे पकड़ा और उसने महसूस किया एक डीप नॉस्टैल्जिया। स्कूल का प्लेग्राउंड, छात्रों का कोलाहल, स्कूल की छुट्टी की घंटे की टनटन। वो घिरा हुआ था अपने सहपाठियों से,
सभी लड़के लड़कियां हाथ में मार्कर लिए एक दूसरे की कमीज पर लिख रहे थे कुछ संदेश। यह स्कूल का आखिरी दिन था। अर्जुन अपने स्कूल के दिनों में विद्यालय का हीरो हुआ करता था, सब अध्यापकों का प्यारा, कला, पढ़ाई और खेलकूद में निपुण। वह अपनी कक्षा का मॉनिटर भी था और उसके राज में किसी भी छात्र छात्रा को उससे कोई शिकायत नहीं थी। वह अध्यापकों का चमचा नहीं था, बल्कि गलत बात पर वो अध्यापकों से भी अड़ जाया करता था। नेतृत्व करने की क्षमता उसमें बचपन से थी। यह कमीज वही स्कूल की यूनिफॉर्म वाली कमीज थी। वह पढ़ने लगा उस पर लिखा एक एक संदेश, जिसमें चंदन ने लिखा था बेस्ट बडी। मयंक का संदेश था यू हैव ऑल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, यू कैन बी अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। और अंत में एक आंख मारता हुआ हंसता हुआ इमोजी भी था। एक खेद भरी मुस्कान अर्जुन के चेहरे पर थी। वो सोच रहा था कि कितनी उम्मीदें थी उसके सहपाठियों को उससे, पर भविष्य का प्रधानमंत्री तो दूर, वो तो किसी छोटी मोटी कंपनी का टीम लीडर तक नहीं बन सका। जीवन बहुत अनिश्चित और अप्रत्याशित है। उसकी वर्तमान स्थिति से भविष्य का अनुमान लगाना एक बेवकूफ़ी और जोखिम भरा काम है। जिंदगी एक जुआ है जो कभी भी पलट सकता है। जो आज बर्बाद लगता है वो कल आबाद हो सकता है, और जो आज आबाद लगता है वो कल बर्बाद भी हो सकता है। जिंदगी हर किसी को अलग पाठ पढ़ाती है। जीवन का कोर्स हर किसी के लिए अलग है। यह किसी कक्षा का सिलेबस नहीं है जो हर किसी के लिए समान हो। जिंदगी की किताब में एक चैप्टर होता है प्रेम, पर किसी की जिंदगी की किताब में इस चैप्टर के अंत में होती है सफलता, प्रसन्नता और शांति। और इसी चैप्टर के अंत में कुछ लोगों को मिलती है मात्र पीड़ा, अंतहीन उदासी, खालीपन और कभी न भर पाने वाली चोटें। बाह के कोने पर विवेक ने लिखा था अनडिफिटेड पर्सन, और अंत में विजय के प्रतीक के तौर पर जल्दबाजी में बनाई थी एक तलवार की आकृति। और अर्जुन महसूस कर रहा था स्वयं को इसके ठीक विपरीत, क्योंकि उसे याद आई वो शाम जिस दिन वो जिंदगी से हार कर आत्महत्या करने चला गया था। उसने अपने अवचेतन मन में देखा स्वयं को एक योद्धा का कवच पहने हुए रेल की पटरी के बीचों बीच खड़े होकर। उसने उतार फेंका अपना शिरस्त्राण, फेंक दी वो तलवार जो विवेक ने बनाई थी, घुटनों के बल बैठ गया था पटरी के बीच और कर रहा था इंतजार ट्रेन के खुद से टकरा जाने का। इस तरह उस सफेद कमीज पर काले पेन से लिखे थे असंख्य संदेश, और अंत में उसने पढ़ा वो संदेश जो उसकी जेब पर लिखा था, या शायद लिखने वाले ने यह सोच कर लिखा था कि वो उसके दिल पर लिख रहा है। उस पर लिखा था यू विल रिमेन माई ओनली हीरो फॉर एवर, यानी तुम हमेशा मेरे हीरो रहोगे। यह संदेश लिखा था कुसुम ने, जिसके सदमे से अर्जुन आज तक बाहर नहीं आ सका था। और इस संदेश पर आई उसे एक सुलगती हुई हंसी। उसने बुदबुदाया फॉर एवर, फॉर एवर यानी हमेशा, सर्वदा। कितना अच्छा होता अगर वो इस शब्द में बसे झूठ को उसी क्षण पकड़ लेता। फॉरएवर जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये शायद दुनिया का सबसे खोखला शब्द है। घंटी की टन बंद हो गई। स्कूल का मैदान शांत हो गया। सभी छात्र जिंदगी की सड़कों पर धक्के खाने के लिए घर लौट गए, और विद्यालय का मुख्य द्वार इन सब के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। और इसी कमीज की जेब में रखी थी 12वीं कक्षा की कुसुम की एक पासपोर्ट साइज फोटो। सफेद नीली यूनिफॉर्म, नारियल का तेल लगाकर कसकर की गई चोटी, काले बड़े फ्रेम वाला नजर का चश्मा। इस तस्वीर के लिए रोज टाल मटोल कर रहा था फोटोग्राफर। और तब अर्जुन और विवेक को साथ लेकर गई थी कुसुम। फोटोग्राफर के सर पर खड़े होकर वो इस तस्वीर को निकलवा कर लाए थे, जिसकी 8 कॉपियां थी। तस्वीर देखकर विवेक हंसा था और बोला, मदारी का खेल देखा है, वो जब बंदरिया को फ्रॉक पहना देते हैं तो ऐसे ही लगती है।
अर्जुन और विवेक खूब हंसे। तब कुसुम चिढ़कर बोली, तू ज्यादा मत बोल, तू कौन सा मदारी है, तू भी उसी बंदर जैसा है जो मदारी के इशारे पर स्टूल और कुर्सी सर पर रखकर गोल गोल घूमता है। तब विवेक बोला, हाँ भाई, मैं थोड़ी ना मदारी हूं, तेरा मदारी तो अर्जुन है, उसी के इशारे पर नाचती है तू। और इस बात पर कुसुम शर्मा कर चुप हो गई थी। अर्जुन ने विवेक के सर पर थपकी मारी और कहा, चुप बे, ज्यादा नहीं बोल रहा है तू। अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई, जो इस बार सच्ची थी। इन यादों की उसने तह लगाई और वापस अलमारी में रख दिया। शायद अब इस कमीज को दोबारा देखना उसे फिर कभी नसीब नहीं होगा। उस दिन अर्जुन पूरे घर में घूमा। हर कोने, हर कमरे को वो ऐसे देख रहा था जैसे आज आखिरी बार देख रहा है। ये वही कमरा है जहां बड़े भैया की शादी की रस्में हुई थी। इसी कमरे में सूजल सोफे से गिर गया था और अपना माथा फुड़वा लिया था। सूजल अर्जुन का चचेरा भाई था और दोनों तब बहुत छोटे हुआ करते थे। मंदिर का कमरा देखा, जिसमें खुशबू हमेशा के लिए दीवारों से जम जाती है। कुछ देर माँ से बात की। छत पर गया, नजरें उठाकर चारों ओर देखा। छत पर लगे गेंदे और लिली के फूलों को ऐसी भावना के साथ छुआ जैसे ये उसका अंतिम कोमल स्पर्श हो। इनकी खुशबू को मानो वो हथेलियों में भर लेना चाहता हो, क्योंकि इसके बाद उसे करना है बंदूक का कठोर स्पर्श, और उसके बाद उसकी हथेलियों से आएगी बस लोहे और बारूद की गंध। फिर उसने बहन को फोन किया। हेलो, क्या कर रही हो शारदा? शारदा ने कहा, अरे, आज तो लगता है बारिश होगी। भला आज कैसे आ गई मेरी याद? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, तुझे याद है, एक बार हम पार्क में रस्सा डालकर झूला झूल रहे थे और रस्सी टूट गई थी। फिर तूने घर आकर पापा से शिकायत की थी मेरी, और कह रही थी कि मैंने जानबूझकर रस्सा काट दिया था। शारदा हैरत से बोली, कन्फेशन कर रहा है ना कुत्ते? यानी मैं सही थी, तूने ही काटा था ना रस्सा उस दिन कमीने? अर्जुन हंस पड़ा। शारदा अचानक गंभीर हो उठी। शारदा बोली, क्या हुआ भाई तुझे? तू ठीक है ना? आज अचानक से आज अचानक ये सब बातें क्यों कर रहा है? अर्जुन ने माहौल को हल्का करते हुए अपनी भावातिशयता को छुपाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं। तुझे तो माँ ने बताया ही होगा ना, कल एमपी जा रहा हूँ, घर से दूर रहूंगा कुछ दिन, इसलिए मन थोड़ा ना भारी हो रहा है। शारदा ने कहा, हाँ भाई, मैं समझ सकती हूँ, होता है ऐसा। पर दुखी मत हो, जब तू लौट आएगा हम पार्टी करेंगे, कहीं घूमने चलेंगे। लौट आने की इस बात पर अर्जुन मौन हो गया, क्योंकि बस वही तो जानता है कि उसकी यात्रा किसी नौकरी की यात्रा नहीं है। यह तो एक सफर है मौत का, जहां से लौट पाना शायद संभव ना हो। तभी शारदा बोली, क्या हुआ, चुप क्यों हो गया? अर्जुन अचानक वातावरण बदलते हुए बोला, अच्छा चल, अब दिमाग मत खा, निकलना है मुझे, और कहकर फोन काट दिया। उसे डर था कि कहीं यह वार्तालाप थोड़ा और लंबा चला तो वो रोना पड़े और सारे रहस्य उजागर हो उठे। भावनाओं का बांध एक बार टूट जाए तो कुछ नहीं पता होता कि वो क्या क्या साथ बहा ले जाएगा। कई बार होता है ना कि न चाहते हुए भी जब हम भावुक होते हैं, खुद ब खुद खुलने लगते हैं रहस्य। वो कैसे बता दे कि जीवन ने उसे इतना प्रताड़ित कर दिया है कि एक बार आत्महत्या की कोशिश भी वो कर चुका है। ये बहुत अजीब एहसास होता है जब आप एक बार आत्महत्या की कोशिश कर चुके होते हैं और आपके सबसे करीबी लोगों को इस बात की भनक तक नहीं होती। आप अपना मोह, भावनाएं सब अपने अंदर खींच लेते हैं और सबके साथ ऐसे जीने का अभिनय करते हैं कि जैसे सब कुछ सामान्य है। पर आत्महत्या की अधूरी कोशिश भी कभी नाकाम नहीं होती। वो आपको आधा मार चुकी होती है। दुनिया को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। कोई खुशी या त्योहार आने पर आप सोचते हैं कि अगर उस दिन मैं मर गया होता तो
शायद आज ये खुशी, ये त्योहार नहीं मनाया जा रहा होता। कितनी ही पारिवारिक योजनाएं स्थगित हो चुकी होती। घर वालों की सभी पारिवारिक और सामाजिक योजनाओं पर इस सब का कितना प्रभाव पड़ता। उस समय आप जिंदों में जी रहे होते हो, मुर्दे की तरह। आत्महत्या सफल हो जाए तो शरीर मर जाता है, आत्मा जिंदा रहती है। लेकिन असफल हो जाए तो आत्मा मर जाती है, शरीर जिंदा रहता है। लोग आपको अजनबी लगने लगते हैं, जैसे वो आपको जानते ही नहीं और आप उन्हें। एक मोह भंग की स्थिति आप हर घड़ी महसूस करते हैं और लोगों से वो पहले सा जुड़ाव नहीं रहता। जिंदगी के दो टुकड़े हो जाते हैं, जिसका एक हिस्सा मर चुका होता है और दूसरा एक अंतहीन उदासी में चला जाता है। जो बाकी रह जाता है वो होता है आपका दूसरों के साथ सब सामान्य दिखाने वाला झूठा अभिनय। अर्जुन की ट्रेन का समय हो रहा था। माँ ने उसकी आरती उतारी, तिलक किया। भाई काम पर चले गए थे, बच्चे स्कूल, भाभियां घर के काम में लगी थीं। दरवाजे तक माँ आई। अर्जुन ने माँ के पांव छुए। वो माँ जो उसे उसके निकम्मेपन के लिए कोसती थी और अर्जुन उस समय घर से बाहर चला जाता था, आज उसी घर से विदा लेना उसे बहुत भारी लग रहा था। माँ के पैर छूते ही वह तुरंत जाने की दिशा में मुड़ गया, क्योंकि वो अपने वो आंसू छुपा रहा था जो उसकी आंख के पतीलों में उबल रहे थे। कुछ कदम आगे चलकर वह मुड़ा, घर को अंतिम बार देखा, मानो उस आखिरी झलक को चेतना में हमेशा के लिए भर लेना चाहता हो। भावुकता के ये क्षण उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तभी उसे दिखाई दी एक उड़ती तितली जो उसकी छत पर रखे पौधों की तरफ जा रही थी, और उसे याद आई नन्ही पार्वती की कहानी, जिसे जवान होने पर शादी से पहले एक आदमखोर बाघ ने मार डाला था। उसे लगा जैसे पार्वती उसे आवाज देकर मदद के लिए पुकार रही है। और इस नन्ही सी तितली ने अर्जुन को बहुत साहस, दृढ़ता और उसके उद्देश्य के प्रति जागरूकता प्रदान की, और वो गैल डूबा जाने के लिए अपनी दिशा में आगे बढ़ गया।